रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है सर? देखो ना एक बार। हेलो, रिकॉर्डिंग कंफर्म किया गया आप लोगों को? यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या बात करूँगा आप लोगों से आज, इट्स न्यू चैप्टर। आप लोगों के साथ इससे पहले मैंने लेवरेज पे बात किया, कैपिटल स्ट्रक्चर पे बात किया, और कल तो कैपिटल स्ट्रक्चर में एक स्पेशल चीज़ आप लोगों ने सीखा है ना सर, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। तो ठीक है सर, जितना आप लोग सीखा बहुत सीखा, क्वेश्चन भी बहुत सारा किया, बट व्हाट्स अबाउट टुडेज क्लास? व्हाट अबाउट टुडेज क्लास? आज ऐसा क्या सीखेंगे हम लोग? सर आज आपसे बात करेंगे डिविडेंड डिसीजंस के बारे में। क्या बात करेंगे सर? डिविडेंड डिसीजंस। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, ज्योति का क्या प्रॉब्लम हो गया? यस सर, तो बेसिकली आज का डिस्कशन रहेगा डिविडेंड डिसीजंस पे। अब सवाल ये उठता है सर, ये डिविडेंड डिसीजंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फाइनेंस में? बिकॉज सर ये मतलब फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, इसमें मतलब 3 डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल डिसीजंस पे। वन ऑफ द मोस्ट वाइटल डिसीजंस इन फाइनेंशियल एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट 3 डिसीजंस होते हैं। बता सकते हो सर क्या होता है 3 डिसीजंस? फाइनेंस में 3 वाइटल डिसीजंस होते हैं। एक होता है फाइनेंस का डिसीजन। फाइनेंस का डिसीजन मतलब, अरे फाइनेंस का डिसीजन मतलब बता सकते हो फाइनेंस का डिसीजन मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नहीं सर, फाइनेंस का डिसीजन मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं। फाइनेंस का डिसीजन मतलब पैसा कहाँ से जुगाड़ करोगे। बात समझ में आ रहा है? फाइनेंस का मतलब ही होता है पैसा जुगाड़ करना। कोथा থেকে টাকা জোগাড় করব, ক্যাপিটাল জোগাড় করব কোথা থেকে, सिंपल बात है सर। फ्रॉम वेयर शुड वी फाइनेंस फॉर आवर बिजनेस? अगर सपोज मान कि तेरे को कोई बिजनेस करना है और वो बिजनेस करने के लिए तेरे को पैसा चाहिए, अब तुम सबसे पहले किसके पास जाओगे? सिंपल बात है सर, पापा के पास जाओगे। मानो कि पापा बोला कि ठीक है तुमको चाहिए 10 लाख, मैं 1 लाख दे दूंगा, बट स्टिल यू नीड 9 लाख। अगर 10 लाख आपका बजट है बिजनेस करने के लिए, आपने बनाया ना, बजट बनाते हो कि मेरे को ये काम करना है, उसके लिए मेरे को इतना पैसा चाहिए। ठीक है, जैसे रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स, कुछ भाई लोग मतलब जूनियर से मेरे को पूछ रहा था कि ये बिज़नेस करना है, कितना कैपिटल चाहिए हो सकता है, तो उसका एक पूरा बजट प्रिपेयर कर रहे थे। तो उनको कुछ ऐसे 10 लाख का ज़रूरत था, तो बोला कहाँ से मिलेगा? तो फिर मैं बोलूँगा कि कुछ अपने दोस्तों के बीच में देखो, फैमिलीज़ के बीच में देखो, कुछ फाइनेंस वहाँ से हो जाता है। ठीक है, ये तो एंजल बोलते हैं इसको, इनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर, जो आपको बिना जांच करके, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, जो आप पे भरोसा करता है, वो उसको बोलते हैं एंजल। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर, फाइनेंस में इसका नाम है सर एंजल इन्वेस्टर। बट सेकेंड इज सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है जो आपको पैसा दे सकता है, दैट इज अ लोन, है ना, बैंक वाले, आप वहाँ पर जा सकते हो। या फिर अगर कोई अगर आप पे इन्वेस्ट करे, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसी बोलते हैं उनको। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? आपके बिजनेस पे अगर उनको लगता है कि दम है तो वो इन्वेस्ट करता है। आजकल इस तरह का वेंचर कैपिटलिस्ट बिजनेस बहुत चल रहा है, जैसे इन्फोएज, नाम सुने हो आप लोग इन्फोएज के बारे में? अरे ये जो हमारे इंडिया में कंपनीज है ना सर, लाइक 99 एकड़, फिर आपका शादी.com, नौकरी.com, है ना, ये कंपनीज चलाते हैं। इन्फोएज बड़ा ही वैल्यूएबल कंपनी है। जोमेटो में भी इनका ही बिजनेस इन्वेस्टमेंट था। मतलब जो जोमेटो बना उसका सबसे बड़ा मतलब इन्वेस्टर था बेसिकली इन्फोएज वेरी वीक मनी, स्टॉक मार्केट में बड़ा अच्छा उसके बारे में चर्चा होता है। सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, फाइनेंस मतलब पैसा जुगाड़ करना। मतलब जोमेटो जब स्टार्ट किया था तो जोमेटो के मन में क्या था, मेरे को पैसा चाहिए तो कोई तो इन्वेस्ट करेगा। तो जोमेटो का जो आइडिया था, उस आइडिया का जो एग्जीक्यूशन था, उस आइडिया एंड एग्जीक्यूशन पे कोई तो भरोसा किया, तो जिसमें इन्फोएज एक सबसे बड़ा था। रिसेंटली जब जोमेटो का आईपीओ आया, मतलब जब जोमेटो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ, तो इन्फोएज अपना काफ़ी स्टेक सेल किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो इन्वेस्ट करके रखा था, अभी कुछ पैसा उनको चाहिए था, तो सेल करके कुछ पैसा उनको मिल गया और जोमेटो
अच्छा खासा लिस्टिंग गेन किया था जोमेटो। आई होप आप लोगों को पता है सर। क्या रे ज्योति, खबर है कि नहीं? यस सर। यस ना। तो कहने का मतलब है कि कंपनी को चाहिए फाइनेंस, फाइनेंसिंग डिसीजन बोलते हैं इसको, जो आप लोग कैश फ्लो में भी करते हो ना। ठीक है, एक फाइनेंस हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया, और एक होता है डिविडेंड। एक फाइनेंसिंग डिसीजंस, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और एक होता है डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और मेन पॉइंट पे लेके चलता हूँ। स्क्रीन शेयर है क्या? हेलो, स्क्रीन शेयर है है ना? सर। ओके। तो डिविडेंड डिसीजंस, इसमें क्या क्या सीखेंगे? मीनिंग और डिविडेंड डिसीजंस के बारे में बात करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजंस के बारे में बात करना है। ऑलमोस्ट ये 2 पॉइंट आज कवर कर ही लेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, कितना तरह का डिविडेंड हो सकता है, ये भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। फिर वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिटर्मिनेंट कैसे किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर देयर इज डिफरेंट थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। कुछ फेमस मतलब फाइनेंशियल ऑथर है सर वर्ल्ड लेवल में, जिन्होंने डिविडेंड के बारे में अलग अलग थ्योरी दिया। उनका थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो उसको भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, इवन एग्जाम क्वेश्चन में भी उनका ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मतलब जो भी एग्जाम में डिविडेंड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें आपको एक्चुअली थ्योरीज का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली अलग अलग फार्मूला बिल्ड किया गया है डिविडेंड के बारे में। कभी एमएम ने बोला, कभी वाल्टर ने बोला, कभी गॉर्डन ने बोला, कभी ट्रेडिशनल थ्योरी है, कभी लिंटर मॉडल है। उसमें से सबसे फेमस माना जाता है ये तीन, वाल्टर, एमएम, गॉर्डन। ठीक है, डिविडेंड डिसीजंस थ्योरी में, डिविडेंड डिसीजंस थ्योरी में वन ऑफ द फेमस थ्योरीज है ये सब। ठीक है, जिसमें एमएम का हाइपोथेसिस है, वाल्टर मॉडल है, ठीक है, एंड गॉर्डन मॉडल है। मैं आपको आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में, बट उसको समझने से पहले आपको बेसिक डिविडेंड डिसीजंस के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाना चाहिए। ये डिविडेंड प्रैक्टिकली क्या है, क्या काम करता है, और किस तरह से इसका मतलब यूज़ किया जाता है फाइनेंस में। तो फाइनेंशियल डिसीजंस का जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजंस होते हैं। फाइनेंसिंग मतलब बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलूँ या बंगाली में बोलूँ तो जुगाड़, है ना। ये जुगाड़ वर्ड इज ऑल्सो हिंदी, बांग्लाते আমরা কি বলি जुगाड़। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जुगाड़ और बंगाली में हम लोग बोलते हैं जुगाड़। बेसिकली वी नीड मनी, तो कहाँ से पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि जोमेटो को जो पैसे का ज़रूरत था, जिस कंपनी के बारे में अभी बात कर रहा था, कुछ रियल लाइफ चीज़ें बता देने से अगर आप लोग समझ पाते हो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है सर। क्योंकि बिकॉज रियल लाइफ इज एवरीथिंग। किताबी बात से क्या करे सर, किताब तो बस एक सोर्स है एजुकेशन का, आपको हर चीज़ को रियल में कनेक्ट करना है। ये रहा इन्फो एज, क्या है सर, ये देखो, इन्फो एज लिमिटेड इज एन इंडियन प्योर प्ले इंटरनेट कंपनी बेस्ड इन नोएडा, उत्तर प्रदेश। इट वॉज फाउंडेड बाई संजीव बिखचंदानी in 1995. The company runs an online job portal naukri.com, matrimony website jeevansathi.com, real estate classified 99 acre and educational website shiksha.com. समझ रहे सर? ठीक है, ये सब इन्फो एज का है। इवन बाद में इन्होंने जोमेटो में भी अपना होल्डिंग लिया। ठीक है, मोर में भी इसने मतलब और भी हैं, डिटेल्स बहुत सारा है। ये देखो, ये सभी कंपनीज में इसका होल्डिंग था। जैसे रिसेंटली जोमेटो का आईपीओ जब आया, अच्छा इसका स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखो आप, लास्ट 5 साल में इन्फो एज का बिजनेस की ग्रोथ देखो। ये क्या करता है, न्यू स्टार्टिंग लेवल में कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अगर आपका बिजनेस में दम लगा तो इन्फो एज आपके बिजनेस में पैसा लगा सकता है सर। ठीक है, इफ दे फील कि आपका बिजनेस में ग्रोथ है, तो आपके बिजनेस में इस तरह का कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सर वेंचर कैपिटलिस्ट, जो बिजनेस में दम देख के बिजनेस को फाइनेंस करता है। दैट इज एक्चुअली फाइनेंस, सही है, फाइनेंस सही है, पैसा जुगाड़ करके देना और बिजनेस में वेल्थ क्रिएट करना। दैट इज द मेन मोटो। इनका पर्पस क्या है, अगर आपके बिजनेस पे दम है तो ये आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, आपके आइडिया पे इन्वेस्ट करेगा, और उस आइडिया पे पैसा लगा के आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। उसको बदले में क्या मिलेगा, स्टेक मिलता है। स्टेक समझते हो, शेयर होल्डिंग। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग में उसको परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड में मिलेगा प्रॉफिट का पार्ट, वही तो आज का चर्चा है। तो लास्ट 5 साल में अगर हम इसको देखें तो 2015 के आसपास ये स्टॉक प्राइस चल रहा था इन्फो एज का 880। ये हम लोग स्टार्टिंग लेवल में जब स्टॉक मार्केट क्लास चालू किए थे ना सर, एकदम
16 का बात 15-16 का बात कर रहा हूँ, 16, हाँ ऑलमोस्ट 16-17, तभी से स्टॉक मार्केट क्लास चल रहा है, तभी मैं ये इन्फो एज के बारे में तब से हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। तो उस टाइम पे भी कहीं काफ़ी सारा स्टूडेंट लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हुआ था, इन्फो एज होल्ड किया था। आज देखो आप 800 850 में इन्फो एज लिया था, अब क्या है देख पा रहे क्या आप लोग, 6555। इवन एक मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर ज्योति को याद है कि नहीं आई डोंट नो, ज्योति 3-4 मंथ्स बैक हम लोग इन्फो एज के ऊपर एक केस स्टडीज क्लास किए थे, याद है? यस सर। है ना? उस टाइम पे इन्फो एज का मोस्ट प्रोबेबली मेरे को जितना याद आ रहा है जुलाई अगस्त के आसपास होगा, है ना? 5000 का चल रहा था, 5000। देखो सर अभी 6500, इट्स ऑलमोस्ट, मतलब हम लोग जुलाई अगस्त पे 5000 जब चल रहा था तब इन्फो एज के बारे में बात कर रहे थे। 5000 क्या और थोड़ा कम मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है, ये 4000 समथिंग। तो क्लास अभी भी है यूट्यूब में शायद है, ठीक है। इन्फो एज एंड इन्फो एज के साथ एक कंपनी के बारे में बात किया था, दीपक नाइट्राइट, यस। उस टाइम पे 5000 समथिंग था, अभी 6500 समथिंग चल रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ लेवल कैसे काम करता है इस तरह का कंपनी, वो बेसिकली फाइनेंस कर देता है। इवन ये कंपनी जब आईपीओ आया था जोमेटो का, मैं आपको दिखाता हूँ, क्यों दिखाता हो जानते हो? फॉर योर आइडिया, ताकि आप रियल लाइफ में फाइनेंस कैसे काम करते हैं उसको समझो। जोमेटो दिखे तो मुझे बताना। हो गया जोमेटो का आईपीओ आके पुराना हो गया जोमेटो, दिख गया क्या? ये रहा जोमेटो। जोमेटो का आईपीओ में यू कैन लुक एट हियर, ये देखो, ये जोमेटो का आईपीओ है। जोमेटो मार्केट से ऑलमोस्ट 9375 9000 करोड़ का आईपीओ था। जोमेटो इज फाइनली हियर, द 9375 करोड़ पब्लिक ऑफरिंग था इसका, उसमें फ्रेश इशू था 9000 करोड़ का, और 375 करोड़ था शेयर होल्डर्स इन्फो एज का। 375 करोड़ इन्फो एज अपना मतलब होल्डिंग सेल करना चाहता था, कर दिया बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था जोमेटो में, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब हाई डिमांड था, ठीक है, विच इज लिस्टेड ऑन एक्सचेंज एज नौकरी, ठीक है, नौकरी के नाम पे। इन टर्म्स ऑफ इशू साइज जोमेटो विल बी द लार्जेस्ट आईपीओ इन इंडिया सिंस बिगिनिंग ऑफ 2021, 2021 का सबसे बड़ा आईपीओ है, बट अभी खत्म हो गया, अभी पेटीएम आ गया है। पेटीएम का आईपीओ का साइज कितना है सर? अरे 1800 300, हाँ 18300 करोड़ का सर। हाँ बोलो। 16,300 करोड़ है सर। नहीं 18,300 सर, 18,000, ठीक है। तो अभी और जोमेटो नहीं है, अभी पेटीएम आ गया, मार्केट डे टू डे चेंज हो रहा है। तो कहना क्या है सर? कुछ नहीं, बस आपको मैं समझा रहा हूँ, ये सब फाइनेंस है। कंपनी फाइनेंस किया था, बाद में जब उनको प्रॉफिट लगा, आईपीओ आया, स्टॉक मार्केट लिस्टेड हुआ, कंपनी अपना स्टेक सेल करके निकल गया, 375 करोड़ मिल गया उसको, ठीक है। ऑफर फॉर सेल बोलते हैं इसको, ठीक है, ओएफएस, ठीक है, इसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं, ठीक है। अभी स्टॉक मार्केट में और नहीं बात करना, ठीक है, जस्ट आइडिया देना था। लेकिन क्या करें सर, बिना स्टॉक मार्केट में मैं बात कर ही नहीं सकता, क्यों? बिकॉज दिस इज फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कंपनी ने इन्वेस्ट किया है ना, फाइनेंस किया किसने? फाइनेंस किया था जोमेटो ने, इन्वेस्ट किया था इन्फो एज, एक्चुअली इन्वेस्ट किया था। अगर आप फाइनेंस का बात अगर करें तो जोमेटो ने फाइनेंस किया था, किससे मिला था फाइनेंस उसको? इन्फो एज से मिला था, ठीक है, इक्विटी फाइनेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, इक्विटी फाइनेंस। लोन में भी होता है, लोन भी फाइनेंस है, अगर कोई बैंक आपको लोन देता है वो भी फाइनेंस है, बेसिकली पैसा का जुगाड़। तो इट्स अ बिग डिसीजंस, नॉट अ जोक। किसी के कंपनी में बिजनेस में इन्वेस्ट करना, किसी बिजनेस पे इन्वेस्ट करना, या फाइनेंस मतलब पैसा लगाना, इट्स नॉट अ जोक। बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करता। इन्वेस्ट जो करते हैं उनको मालिकाना मिल जाता है। जैसे इन्फो एज ने जोमेटो में पैसा लगाया तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्फो एज इन्वेस्ट इन जोमेटो, तो इसलिए उसको स्टेक मिलता है, शेयर मिलता है, मालिकाना हो जाता है उसको, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ बिग डिसीजंस, नॉट जस्ट एक आध शेयर होल्डर, पब्लिक भी तो है। जैसे जोमेटो मार्केट में आया तो पब्लिक भी इन्वेस्ट कर रहा है, पेटीएम आया तो उसमें भी पब्लिक इन्वेस्ट कर रहा है, तो डिविडेंड देना है ना सर, प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज द मेन टॉपिक टुडे। हम लोग आज बात करेंगे डिविडेंड डिसीजंस पे, नॉट जस्ट पेटीएम जोमेटो, ताकि स्टॉक मतलब हर एक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, जो भी कंपनी,
वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो देगा, है ना। अब कोई कंपनी डिविडेंड देने से क्या होता है, अच्छा डिविडेंड देना मैंडेटरी है? नहीं सर, डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है, प्रॉफिट का पार्ट है, देना मैंडेटरी एकदम नहीं है सर, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, और कोई कंपनी डिविडेंड देगा कि नहीं देगा वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देगा तो क्या होता है, और अगर कंपनी डिविडेंड देता है तो क्या होता है, सभी चीज़ आपको आज समझ में आएगा। मजाक नहीं सर, एकदम इंटरेस्टिंग है, रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो प्रैक्टिकल काफ़ी सारा तब से बात कर रहे हैं, कुछ किताबी बात हो जाए सर। चलो किताबी बात करेंगे, ठीक है। किताब क्या समझाते हैं हमको। इंट्रो। Financial management is the process of making financial decision. Financial decision broadly covers three areas. One is financing decision, another is investment decision, and third is dividend decisions. ये तीनों decisions लेना फाइनेंस का तीन सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है। ये तीन decisions लेना जो सीख गया उसका बिजनेस में बोलबाला। सर क्या बात करते हो? यस, ये तीन decisions लेना जिनको आ गया उनको बिजनेस में दिक्कत नहीं आता है, जिसने किया गड़बड़ उसको हुआ गड़बड़, ठीक है। मतलब वो बोला ना सर, मतलब थोड़ा सा नज़रें हटी दुर्घटना घटी। अगर आप थोड़ा सा नज़रें हटाते हो फाइनेंसिंग डिसीजंस में, गलत करते हो मुश्किल में पड़ जाओगे। इन्वेस्टमेंट गलत जगह में करोगे मुश्किल में पड़ जाओगे। डिविडेंड डिसीजंस में गड़बड़ करते हो मुश्किल में पड़ जाओगे। सर डिविडेंड डिसीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। समझना बड़ा आसान है बट इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं। चलो सर कुछ देखते हैं। Let's understand this with the help of an example. Suppose a company, say X Limited, which is continuously paying the dividend at a normal growth rate, earns huge profit this year. इस साल बहुत अच्छा कमाया है, ठीक है। Now the management has to decide whether continue to pay dividend. ऐसे dividend का मतलब आप लोगों को पता है ना सर, इसमें और क्या मैं नया चीज़ बताऊँ। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का पार्ट, है ना, प्रॉफिट का पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में। मतलब वो जो अर्निंग फॉर इक्विटी बचता है ना सर, अर्निंग फॉर इक्विटी जो होता है उसी को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डिविडेंड बन जाता है, उसी का पार्ट डिविडेंड में बदलते हैं, वही है अर्निंग फॉर इक्विटी। उसी को प्रॉफिट के पार्ट के हिसाब से मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप लोगों को तो फाइनेंस का पोइट्री पता है ना सर। अरे फाइनेंस का जो हम लोगों का इनकम स्टेटमेंट का जो पोइट्री है वो पोइट्री तो यू ऑल नो, याद दिलाएं क्या एक बार? चलो एक बार याद दिला ही देते हैं। क्यों याद दिलाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कई बार कि कनेक्ट करना कि फाइनेंस का जो पोएट्री है इनकम स्टेटमेंट का लिवरेज में कर चुके हो ऑलरेडी, फिर भी एक बार फिर से बतला ही देते हैं सर। क्या है ना, कनेक्शन जुड़ जाएगा। चलो तो फाइनेंस में जो इनकम स्टेटमेंट होता है ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर से बता रहा हूँ, किसी भी बिजनेस का सबसे स्टार्टिंग स्टेज क्या होता है? सेल्स, है ना सर। तो कोई भी बिजनेस उठा लो दुनिया में, बिजनेस चल रहा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है बिजनेस सेल कर रहा है, चाहे मतलब गुड्स हो या सर्विस, यू हैव टू डू सम सेल्स इन योर बिजनेस। सेल से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को हटा देते हो तो आपको क्या मिल जाता है सर? कौन बताएगा, जल्दी बोलो बोलो सर। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को हटाओगे तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सर। कंट्रीब्यूशन से ये भी टाइप्स ऑफ प्रॉफिट है सर, बट नॉट एग्जैक्टली प्रॉफिट। फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब फिक्स कॉस्ट, फिक्स जो कॉस्ट है बिजनेस का उसको लेस करो, क्या मिल जाएगा? EBIT, है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये एक तरह का प्रॉफिट है, बट जिस प्रॉफिट से अभी भी आपने लोन का इंटरेस्ट नहीं चुकाया और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, यहाँ से आपको देना पड़ता है सबसे पहले इंटरेस्ट, बैंक का लोन का इंटरेस्ट या डिवेंचर का इंटरेस्ट, जो भी आपने लोन लेके रखा या डिवेंचर लेके रखा, इससे आपको देना पड़ता है। EBIT से इंटरेस्ट चला गया तो यू विल गेट EBT या मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, या फिर प्यार से बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपको क्या देना पड़ता है? सबसे पहले टैक्स, सरकार का जो टैक्स है वो दे दो,
जो बचता है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? अरे इंटरेस्ट से टैक्स चला गया तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? पैट या फिर EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अगर बिजनेस में प्रेफरेंस वाले हैं, दैट इज दे आर ऑल्सो शेयर होल्डर, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उनको दे दो। होता है कई बार नहीं होता है। प्रेफरेंस वाले को देने के बाद जो बचेगा दैट इज अर्निंग फॉर क्या? इक्विटी। ठीक है, इस अर्निंग फॉर इक्विटी को जब नंबर ऑफ शेयर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कितना नंबर ऑफ शेयर है, तो हमें मिल जाता है पर शेयर का अर्निंग। ठीक है, और जो डिविडेंड पर शेयर है सर वो अलग है। उसका मतलब वो अलग मतलब क्या, जो भी अर्निंग रहता है ना बिजनेस के पास, वो अपने प्रॉफिट से, जो पीएल में प्रॉफिट होता है ना, उससे वो एक्चुअली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है, मैं आपको आगे आगे समझा दूँ। जैसे आपको ईपीएस का समझ आ गया ना, वैसे आपको डीपीएस का भी समझ आ जाएगा ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते। इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार दिखाया इस चीज़ को कि आप लोगों को ईपीएस के बारे में नॉलेज है, बट व्हाट अबाउट डीपीएस? ठीक है, डिविडेंड पर शेयर, या इसका क्या खेल चलता है। आप किसी भी मार्केट में कंपनी के बारे में अगर रिसर्च करते हो, ठीक है, सपोज मैं आईटीसी को उठाया, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, अबाउट डिविडेंड देने में ना बहुत अच्छा कंपनी है। सपोज आप इसका फाइनेंशियल्स में चलते हैं, इसके बैलेंस शीट इनकम में चलते हैं, ठीक है, ये देखो सर, जैसे आपको ईपीएस मिला ना, देखो फाइनेंशियल ईयर 1980 में 2018 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ठीक है, अर्निंग पर शेयर है, इसका अर्निंग पर शेयर है 10.70, इसका डिविडेंड पर शेयर है 10.75, ये 2021 का है 10.75। कैसे आया डिस्कस करेंगे, यही तो बताना है आपको। ठीक है, कि कंपनी डिविडेंड पर शेयर क्या डिक्लेयर करता है, कैसे करता है, किस चीज़ से वो अपना डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो ये जो 10.75 है, इससे पहले वाला साल में था 10.15, दिस इज द डिविडेंड पर शेयर। सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, ईपीएस का जर्नी तो आप लोगों को पता है, लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ चुके हो। अब बात क्या कर रहे हैं, डिविडेंड का बात। हेलो, बोलो सर बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब चल हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यस सर। इस ना, तो डिविडेंड पर शेयर, तो ये कैसे आया, किस तरह से आया, यही तो बात करेंगे आपसे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इनकम स्टेटमेंट एक बार फिर से उसको रिवाइज करवाया। ठीक है, ताकि आपको मैं कनेक्ट कर पाऊँ कि क्या है कैसे। वेट एंड वॉच, धीरे धीरे ही सही पहुंच जाएंगे सर डेस्टिनेशन पे। अच्छा, तो डिविडेंड डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। तो एक्स लिमिटेड जो है सर वो कंटिन्यूसली डिविडेंड पे कर रहा है नॉर्मल ग्रोथ रेट पे, अर्न्स ह्यूज प्रॉफिट दिस ईयर। नाउ मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड वेदर कंटिन्यू टू पे डिविडेंड एट नॉर्मल रेट और टू पे एट ए इंक्रीजिंग रेट, मतलब क्या ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए या फिर नॉर्मल ग्रोथ रेट में डिविडेंड दिया जाए। वाई दिस डिलेमा, मतलब नॉर्मल ग्रोथ रेट क्या है, इंक्रीजिंग रेट क्या है। बेसिकली नॉर्मल ग्रोथ रेट मतलब बिजनेस अगर एवरी ईयर 2% ग्रोथ करता है तो आप भी नॉर्मली उसी हिसाब से डिविडेंड देते जाओ। ठीक है, या फिर अगर आप ज़्यादा डिविडेंड देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाता है सर? मार्केट प्राइस पे? अरे क्या डिविडेंड मार्केट प्राइस पे दिया जाता है? नो सर, डिविडेंड दिया जाता है फेस वैल्यू पे। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, रुको, एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। आईटीसी मनी कंट्रोल में मैं चला आया, क्या आपको कॉर्पोरेट एक्शंस दिखाई दे रहा है? ये मनी कंट्रोल में मैं कॉर्पोरेट एक्शंस में हूँ। कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर आप लोग भी ऐसे विजिट करके रिसर्च कर सकते हो। ओके, तो अभी विजिट करना है डिविडेंड्स पे। आईटीसी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है एनएससी में 239, काफ़ी अच्छा चल रहा है। आज का मार्केट डिटेल्स है, प्रीवियस क्लोज है 235 का। ठीक है, अच्छा, तो ये शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस से अभी कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर डिविडेंड पे। फॉर दी, ये न्यूज़ देखो सर, डिविडेंड समरी
For the year ending March 2021, ITC has declared an equity dividend of कितना परसेंटेज बोला सर? देखो तो, हेलो, कुछ दिख रहा है सर? इक्विटी डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया आईटीसी ने? परसेंटेज कितना है? चौंक मत जाना। 1075%। कुछ दिखाई दिया क्या आप लोगों को? 1075% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, इक्विटी डिविडेंड। क्या आप लोगों को नजर में आ रहा है? विशाल, मौसमी, बोलो, ज्योति, नजर में आ रहा है कि नहीं? है सर। है ना? 1075% डिविडेंड, यस 1075% डिविडेंड, जिसका अमाउंट कितना हुआ? 10.75। मैंने अभी आपको दिखाया ना, इसका देखो रिसेंट डिविडेंड का जो पर शेयर है दैट इज 10.75 दिस ईयर। उससे पहले साल में 10.15 था। तो कैसे आया? हाउ हाउ दे कैलकुलेट दिस? 1075% का इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, पर शेयर में 10.75 करके डिविडेंड मिल जाएगा, जिसका जितना शेयर है पर शेयर के बेसिस में, अगर किसी के पास 1000 शेयर है कंपनी का, तो 1000 इंटू 10.75 करके जितना होता है उतना डिविडेंड उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। किसी के पास 10 है तो उसके हिसाब से, 50 है तो उसके हिसाब से, 1000 है तो 1000 के हिसाब से, लाख है तो लाख के हिसाब से। नाउ कंपनी ये चीज डिक्लेयर करते हैं अपने मीटिंग वगैरह में, ठीक है? डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, आप लोगों को पता है, कंपनी लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, है ना? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एजीएम का बहुत बड़ा एक पॉइंट है सब, है ना? अड्डा। द कंपनी, अच्छा, एट द करेंट प्राइस ऑफ ₹239.50 दिस रिजल्ट इज डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.49%। मतलब ये 239 के हिसाब से करेंट जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इसका डिविडेंड यील्ड है 4.49। ये डिविडेंड यील्ड के बारे में बाद में बात करूंगा, एक साथ सब कुछ बता देंगे मुश्किल में आ जाओगे। अच्छा, द कंपनी हैज ए गुड डिविडेंड ट्रैक, यस, आईटीसी बहुत अच्छा डिविडेंड ट्रैक है इसका, एंड कंसिस्टेंटली डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 साल ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है हर बार, ठीक है? बहुत कम कंपनीज होते हैं जो एवरी ईयर डिविडेंड दे पाता है, आईटीसी उनमें से एक बहुत बड़ा कंपनी है सर। इसके पास बहुत कैश रेज कंपनी है, डिविडेंड देता है। ग्रोथ थोड़ा कम है करेंटली, करेंट ग्रोथ रेट इसका कम है, लेकिन पैसा अच्छा खासा है तो इसलिए डिविडेंड दे देता है। 10 जून 2021 में इसका एक्स डेट था, फाइनल डिविडेंड था। दो तरह का डिविडेंड होता है, जैसे फाइनल डिविडेंड, देयर इज इंटरिम डिविडेंड। आप लोग अकाउंट्स में कर चुके हो, है ना? क्या रे मौसमी, अकाउंट्स करने के टाइम पे आप लोग दो तरह का डिविडेंड ट्रीटमेंट किए हो, फाइनल एंड एज वेल इंटरिम। विशाल, कोरेजिस की कोरिस नहीं बात है सर। है ना? फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। तो देख रियल लाइफ में ऐसे होता है। तो फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड दोनों मिला के बन गया, ये देखो सर, इसमें 500% था, इसमें 570%, 575, दोनों मिला के ईयरली डिविडेंड बन गया 10.75 और परसेंटेज वाइज हो गया 1075%। अब आपके मन में चल रहा है सर 1075% कैसे? दाम तो है 239, मैं आपको बोला ना फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब ये कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग है, एक्चुअली इसका फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। सर आपको कैसे पता? सर ये सभी डेटा आपको मार्केट में मिलता है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट का ही कुछ परसेंट मतलब एरिया आपको मिल जाता है ये सब साइट्स में, ठीक है? लुक एट हियर, आईटीसी का ही है डेटा सर, आईटीसी का ही डेटा है, ठीक है? आईटीसी लिमिटेड कितना फेस वैल्यू दिखा रहा है देखो तो, हेलो, कितना है फेस वैल्यू इसका? देखा, 1 है ना? तो 1 पे 1075% लगाओ, 1 पे 1075% लगाओ, कितना आता है? कितना आता है रे? 10.75। 10.75 है ना? एक्ट अगर 1075%, 10.75 तो वही हुआ। इसीलिए करेंट आईटीसी का जो डिविडेंड पर शेयर है वो 10.75 है, ठीक है? तो ये कंपनी इस तरह से डिसाइड करता है, बिकॉज डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है फेस वैल्यू, ये रूल है, ठीक है? यही फाइनेंस का रूल है, बिजनेस का ही सिस्टम है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है सर कि तो फिर ये कंपनी डिलेमा क्या होता है सर, कि कंपनी हाई रेट में देगा कि लो रेट में देगा, ठीक है? ये कंपनी डिसाइड करता है, लेकिन ये डिसीजन क्यों?
ये डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? ऐसे इजी टू अंडरस्टैंड है सर, बट वेरी मतलब कॉम्प्लेक्स टू एप्लीकेबल, मतलब इसका एग्जीक्यूशन लेवल मैनेजमेंट में बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? वेट एंड वॉच। The reason is that if the management decide to pay higher dividend, then it might be possible that next year the company will not achieve such higher growth rate. अगर कंपनी डिविडेंड में ज़्यादा डिविडेंड दे देगा, मतलब प्रॉफिट का पार्ट ज़्यादा निकल जाएगा, कंपनी जो प्रॉफिट करेगा उसका पार्ट शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो शेयर होल्डर खुश हो जाता है, शेयर होल्डर्स विल बिकम हैप्पी। बट एक मुश्किल हो जाता है, कंपनी का ग्रोथ रुक जाता है। अब ग्रोथ रुकने में क्या प्रॉब्लम है? ये जो शेयर का ग्रोथ है ना, इसका क्या होगा सर? जैसे मैंने आपको इन्फो एज का दिखा रहा था, अगर आप आईटीसी को भी देख लो, आईटीसी डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करता है, लेकिन इसलिए आईटीसी का ग्रोथ रेट अच्छा नहीं है। अब क्यों ग्रोथ रेट अच्छा नहीं, इसका अलग रीज़न है। अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छा नहीं दिखता तो आपको बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिखेगा। आईटीसी का शेयर एक ज़माने में 367 हुआ करता था 5 साल पहले, अभी 239 चल रहा है। बीच में तो सर इसका शेयर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट 140 में आके रुका था 5 साल का। लास्ट 5 साल में आईटीसी का बिजनेस लेवल में क्या हुआ है, यू कैन इजीली सी हियर। तो अगर बिजनेस का डिविडेंड ज़्यादा क्यों है? बिकॉज इसका मतलब एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसको ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है। मेनली सिगरेट बिजनेस करता है इसका, मेनली इसका सिगरेट बिजनेस है, तो इसको न्यू वे ऑफ बिजनेस ढूंढना पड़ रहा है। बिकॉज सिगरेट बिजनेस में ना अभी बहुत सारा क्या आ गया ना, क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन टाइप आ गया, थोड़ा मुश्किल चल रहा है। सिमिलर लेवल में अगर आप रिलायंस को देखते हो, जस्ट मैं यहाँ पर रिलायंस पे जाता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ चला गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका देखो ये डिविडेंड अच्छा नहीं देता, इसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा नहीं, मतलब ये डिविडेंड देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, बिकॉज ये डिविडेंड ना देके उसके बदले में पैसा को मार्केट में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा बिलीव करता है, और इनका शेयर होल्डर भी ऐसा कॉन्सेप्ट में ज़्यादा मान्यता देते हैं। 5 साल में समझो सर बात को, इसका बिजनेस एरिया भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, मतलब ये मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट डिपेंड करता है सर, इट्स डिपेंड ऑन मैनेजमेंट, ओके, कि वो अपने बिजनेस को, पैसा तो दोनों के पास है, रिलायंस के पास भी पैसा है, आईटीसी के पास भी पैसा है, ठीक है। ऐसे ऑब्वियसली रिलायंस बहुत बड़ा कंपनी है, बट आईटीसी भी कुछ कम नहीं है, बहुत पुराना है और बहुत अच्छा पैसा उसके पास भी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट क्या करता है? देखो सर, इसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, डिविडेंड अच्छा नहीं देता, कई कबार देते हैं, कभी कभार नहीं देता है, लेकिन ये स्टॉक लास्ट 5 साल में कभी एक स्टॉक का प्राइस हुआ करता था 500 400 समथिंग, ठीक है, और अभी एक स्टॉक का दाम चल रहा है सर 2700 समथिंग, सॉरी 2400, मतलब ऑलमोस्ट 2500 के आसपास, आज थोड़ा गिरा है मार्केट में, ठीक है। अब क्या कहना क्या है सर? सर कुछ नहीं, बात एकदम सिंपल है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा उसका ग्रोथ में दिक्कत हो जाएगा। तो 5 साल में ये 500 से 2500 में पहुंचा है, ठीक है, मतलब कितना 2000 का पर शेयर में ये ग्रोथ किया है, ठीक है, 53% ऑलमोस्ट 5 साल में। लेकिन अब सवाल, सॉरी ये आज का डेटा है, 53% नहीं, 5 साल में ग्रोथ रेट यहाँ पर अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 500 डिवाइडेड बाई करके, मतलब जैसे होता है परसेंटेज कैलकुलेट करना, यू कैन कैलकुलेट। तो कहने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है ना? जो कंपनी डिविडेंड देता है उसका ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर क्या डिविडेंड नहीं देना चाहिए? सर देना चाहिए। अब वही तो मैं बोला ना आपको, इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी कॉम्प्लेक्स टू अप्लाई, ठीक है, कि आप क्या करोगे। अगर इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म खुश करना है तो डिविडेंड देना जरूरी है, बट अगर इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में अगर आप प्रूव कर पाते हो कि आपके पास पैसा रहेगा तो आप बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हो, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, अगर आपके अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस है तो कंपनी बहुत दूर तक जा सकता है। बट डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस लेवल क्या है, ग्रोथ लेवल बिजनेस है कि नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, it's all about management. So the reason is that if the management decide to pay higher dividend, then it might be possible that next year the company will not achieve such higher growth rate, resulting in lower dividend payment in comparison to previous year. However, if the company decide to stay on the normal rate of dividend, मतलब normal rate में देता है, then surplus amount of retained earning, मतलब अगर extra जो earning उनके पास रहेगा, would remain idle, मतलब चुपचाप रहेगा, कुछ काम का नहीं, which will result over capitalization. ओवर कैपिटलाइजेशन भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है सर, मतलब ज़रूरत का पैसा अगर आपके पास रहेगा तो कैपिटल को मैनेज करने का भी चार्जेस लगता है, बिकॉज इनका तो ब्लैक मनी नहीं है ना,
बैंक में हैंडल करना पड़ता है, तो बैंक में भी उसका चार्जेस आ जाता है। इफ नो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग टू यूटिलाइज द फंड्स, तो वो भी एक ओवर कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑल्सो देयर आर मोर फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजंस, तो जो हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। डिविडेंड डिसीजंस में और भी चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, आईटीसी और रिलायंस दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, एक तरफ आपको मैं रिलायंस बताया, रिलायंस एक ऐसा कंपनी है जो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड जिसका अच्छा नहीं है, बट इसका ग्रोथ है ना। लेकिन दूसरा तरफ आपको मैंने आईटीसी के बारे में बताया, ठीक है, अनदर कंपनी, इसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड सुपर फुल है, ठीक है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड में ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन स्टॉक मार्केट, जो डिविडेंड बहुत अच्छा देता है शेयर होल्डर को। लेकिन अगर इसका आप ग्रोथ देखोगे लास्ट 5 ईयर्स में, अगर आप देखो, मैं 5 साल का कंपैरिजन किया, तो लास्ट 5 साल के कंपैरिजन में ये वो वाला ग्रोथ तो नहीं दे पाया, उल्टा इसके बिजनेस में थोड़ा सा डाउनफॉल चला है, ठीक है। मतलब कुछ रीजन है, बट पॉइंट इज दैट कि डिविडेंड अच्छा दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में रिलायंस से काफ़ी बेहतर, ठीक है। अगर आप रिलायंस का भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हो तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। अगर मैं देखो यहाँ पर रिलायंस का डिविडेंड, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डीपीएस पे, फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, इनकम, ये देखो सर, ये इसका डिविडेंड पर शेयर देखो, 7 पर शेयर, 4.644 पर शेयर, ये 6.44 था, 5.94 था। बट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे रिलायंस आईटीसी से ज़्यादा है, बट फिर भी रिलायंस देखो आईटीसी से कम दिया है। ऐसे दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दोनों अलग लेवल ऑफ बिजनेस करते हैं, बट फिर भी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट पैसा को अगर मैं मुद्दा रखता हूँ, फाइनेंस को अगर मैटर रखता हूँ, तो आप देख सकते हो दोनों का डिसीजन नहीं, ठीक है, फर्क है, दोनों बिजनेस के कॉन्सेप्ट में फर्क है। कुछ समझ में आ रहा है सर? बताओ, प्रैक्टिकली सोचो, बोलो सर। अरे कुछ समझ आया कि नहीं? अरे आप लोग कुछ हाँ ना बोलोगे तब तो मुझे समझ में आएगा, बोलो सर। ओके, कुछ नेटवर्क इश्यूज लग रहा है कि आवाज़ नहीं मिल रहा, ठीक है, कोशिश कर रहा है, हाँ बोल रहा है, यस सर, ठीक है। तो देयर आर फ्यू थ्योरीज विच पुट द लाइट ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन द डिविडेंड डिसीजंस। कुछ थ्योरी हैं जिसमें इररिलेवेंस थ्योरी बोल एक थ्योरी है सर, इररिलेवेंट थ्योरी, एमएम अप्रोच, एंड रेलिवेंस थ्योरी है वॉल्टर एंड गॉर्डन का, ठीक है। मतलब डिविडेंड का इररिलेवेंस एक थ्योरी है जो एमएम बताते हैं, और ये कैपिटल स्ट्रक्चर में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स डिस्कस करना है डिविडेंड के बारे में। और एक रेलिवेंस थ्योरी है जो वॉल्टर एंड गॉर्डन का कहना है। तो ये वॉल्टर, गॉर्डन, एमएम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन डिविडेंड डिसीजंस। ओके, डिविडेंड क्या है सर? अब ऐसे हो गया ना कि 7 कांड रामायण पढ़ लिया, अब सीताराम का कौन लगता है ना। डिविडेंड क्या है, अब क्या बताऊं आपको। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट पार्ट ऑफ पैट, that part of PAT which is distributed to the shareholders of the company. Furthermore, the profit earned by company after paying taxes can be used for distribution of dividend, can be retained as surplus for future growth. आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो या फिर आप डिविडेंड को रिटेन भी कर सकते हो सरप्लस के हिसाब से, ताकि कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ करा जाए, ठीक है। ये डिविडेंड का यूज है। तो बेसिकली व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज ए टाइप ऑफ फैक्ट, ठीक है। डिविडेंड इज ए टाइप ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो डिविडेंड बन जाएगा, इसको रिटर्न कर दोगे तो रिटर्न अर्निंग बन जाएगा। क्लियर है? मौसमी बोलो सर, ज्योति। यस सर। ओके, अब डिविडेंड पे कुछ और बातें है ना। डिविडेंड पे बहुत कुछ बाकी है, पर मेन पॉइंट थोड़ा समझ लेना चाहिए। डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म इज गवर्न बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस। ये जो डिविडेंड पॉलिसी है इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस के थ्रू से सुलझाया जाता है, मतलब, ठीक है। इसका 2-3 रीजन है, एक है लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजंस, एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजंस, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट काम करता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, एंड आफ्टर दैट स्टॉक मतलब लिमिटेशंस क्या है, एंड रिटर्न अर्निंग के साथ डिविडेंड का क्या फर्क है, ठीक है। रिटर्न अर्निंग के साथ ग्रोथ का क्या फर्क है, ये दोनों चीज आपको मैं समझाऊंगा
विद ए प्योर एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली डिविडेंड कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके बताते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको थोड़ा और मज़ा आ जाएगा, उसके बाद मैं बाकी जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है उस पर बात करता हूँ। तो ध्यान से देखना सर, थोड़ा सा रिटेन अर्निंग तो क्या है आपको समझ में आ ही गया, तो मैं ये क्वेश्चन आपको अभी समझा सकता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन रिटेन अर्निंग एंड ग्रोथ, रिटेन अर्निंग के साथ ग्रोथ का क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनना। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसीज के क्वेश्चंस पे आपको ऐसा डेटा बार बार मिलेगा। ठीक है, चाहे वाल्टर मॉडल हो, गॉर्डन मॉडल हो, या फिर एमएम अप्रोच में आपको इस तरह का डेटा आपको बार बार मिलेगा। ठीक है, ग्रोथ नो ग्रोथ, ग्रोथ नो ग्रोथ, ऐसा बात। ठीक है, ग्रोथ है कि नो ग्रोथ है, ग्रोथ है कि नो ग्रोथ है, ऐसा। ठीक है, तो समझो सर, व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ इज जी, ग्रोथ को डिनोट किया जाता है जी से, और जी इक्वल्स टू बोला जा रहा है बी आर। सर ये बी आर क्या है सर, ग्रोथ रेट ऑफ द फार्म मतलब जी, एंड बी मतलब है रिटेंशन रेशियो, एंड आर मतलब है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करके कितना रिटर्न कमा सकते हो। ठीक है, लेट्स एक्सप्लेन दिस विद द सिचुएशन। ठीक है, चलो इसको एक सिचुएशन के साथ समझते हैं, ध्यान से सुनना सर। डिविडेंड पे देखो क्या समझ आएगा आपको। तब ऐसे समझो कि आपको आईटीसी रिलायंस का जो कंपैरिजन समझा रहे थे ना, उसी का एक क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल था, एक किताबी है, ये भी प्रैक्टिकल है बट ऐसा किताबी प्रैक्टिकल, इट्स बुकिश प्रैक्टिकल, वो था रियल लाइफ प्रैक्टिकल। सपोज देयर आर टू कंपनीज, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, हैविंग ए कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ कितना है रे 50 लाख, ओके, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ओके, इक्विटी शेयर 100 ईच करके 50 लाख का कैपिटल एम्प्लॉय किया, 100 ईच आर अर्निंग 20%, कितना कमा रहे हैं सर 20% कमा रहे हैं। बोथ हैव सेम कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों कंपनी का सिमिलर कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, 50 लाख का कैपिटल, 100 ईच करके, अर्निंग है 20% का, एंड सेम आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी सेम है, बट दोनों का डिविडेंड पॉलिसी अलग है, डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसी। ए लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट 100% ऑफ इट्स अर्निंग्स, ए लिमिटेड जो है वो अपना 100% अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहां पर बी लिमिटेड जो है वो 50% मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब आप कुछ ऐसे फीलिंग कर सकते हो, ए लिमिटेड इक्वल्स टू क्या है, आईटीसी या रिलायंस, अरे क्या बोलते हो, मतलब जस्ट एग्जाम्पल है ये, ए लिमिटेड का कॉन्सेप्ट को किसके साथ मैच करा सकते हैं, 100% जो ITC. डिस्ट्रीब्यूट, थैंक यू सर, ए लिमिटेड इज लाइक अ आईटीसी एंड बी लिमिटेड इज लाइक रिलायंस। ठीक है सर, ऐसा ऐसा बचपन वाला सोच मत रखना कि जो ज़्यादा डिविडेंड देता है वो अच्छा है, जो कम डिविडेंड देता है वो खराब है, ऐसा वाला बात नहीं है। कि डिविडेंड डिसीजंस में कंपनी का फ्यूचर किधर जाता है वो देखो। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं, कुछ और भी टर्म्स है। नाउ कंसिडरिंग द अदर थिंग्स रिमेन सेम, द पोजीशन ऑफ बोथ द कंपनीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, सब कुछ बाकी चीज़ें को सेम रखते हैं, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अब दोनों कंपनी का क्या पोजीशन होता है मार्केट में फाइनेंशियली, वो देखना जरूरी है डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर बेस करके, बिकॉज दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो ए लिमिटेड इसका अर्निंग हुआ सर 10 लाख। ठीक है, प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं। डी लिमिटेड का भी अर्निंग हुआ 10 लाख। ओके, डिविडेंड इसने भी 10 लाख बोला, इसका डिविडेंड है 5 लाख, मतलब एक्चुअली इसका जो भी अर्निंग है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, इसका अर्निंग जो हुआ 10 लाख का, वो 10 लाख का डिविडेंड पे दे रहा है, तो रिटर्न कुछ होगा क्या? अगर आप 10 लाख कमाते हो और 10 लाख ही शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो रिटर्न कुछ नहीं रहेगा, नील। लेकिन बी लिमिटेड जो है वो अगर 10 लाख अर्न कर रहा है तो डिविडेंड दे रहा है 5 लाख, तो रिटर्न अर्निंग कितना हो रहा है 5 लाख। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है, बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल। ये प्रीवियस ईयर है, बट करेंट ईयर कुछ और घट रहा है, ये प्रीवियस ईयर का डेटा है। अब करेंट ईयर में क्या हुआ देखो, करेंट ईयर में एग्जिस्टिंग कैपिटल इसका कितना है, ये तो हम सभी को पता है, इसका भी 50 लाख है, इसका भी 50 लाख है। रिटर्न अर्निंग इसका नील है, रिटर्न अर्निंग इसका 5 लाख है, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? इसके पास 50 लाख है, रिटर्न कुछ नहीं है, तो 50 लाख ही इसका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा।
और इसके पास 50 लाख का एग्जिस्टिंग कैपिटल था, लेकिन रिटर्न अर्निंग जो उसने कमाया था वो 10 लाख में से 5 लाख वो रिटर्न कर लिया, बाकी 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया वो तो चला गया, लेकिन जो 5 लाख रख दिया वो तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्या रे, ये तो आप लोग बचपन में फाइनल अकाउंट्स में ही करते थे, कैपिटल के साथ प्रॉफिट को ऐड कर देते थे, तो कैपिटल बढ़ जाएगा कि नहीं? हेलो, अरे बचपन का फाइनल अकाउंट्स, जैसे बचपन का प्यार होता है ना, वो गाना है ना, बचपन का प्यार, ऐसे बचपन का फाइनल अकाउंट्स क्या सिखाते हैं आपको? कैपिटल के साथ प्रॉफिट को ऐड कर दो, तो कैपिटल के साथ प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, मेरा कैपिटल बढ़ जाता है, तो सर 55 लाख। ठीक है, अब आपका अर्निंग का परसेंटेज कितना है? 20%। तो 50 लाख पे 20% अर्निंग करोगे तो कितना अर्न करोगे? 10 लाख। बट 55 लाख पे 20% अर्न करोगे तो कितना अर्न करोगे? 11 लाख। Hence, with the help of the above example, it is easy to understand that how return earning lead to growth. अगर कंपनी रिटर्न करता है, ठीक है, कुछ अर्निंग, तो उसको ग्रोथ जरूर होता है सर, इसमें तो कोई दौरा नहीं है, अगर प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट सही हो तो। ठीक है, दिस इज अ बिग डिसीजन सर। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही हो तभी ऐसा हो सकता है, अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही ना हो, इफ देर इज नो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज देयर, देन ये ग्रोथ नो ही नहीं होगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं है तो कंपनी क्या करता है, ये जैसे आईटीसी का कुछ सालों में ऐसा ही चला सर, बिकॉज दे डोंट फाइंड ए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए एक फंडामेंटल टिप्स, जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिखे प्रॉपरली, उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसको बोलते हैं ग्रोथ फॉर्म ढूंढना। अरे स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में हम ये समझाता हूँ नॉर्मली, जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ चुके हो, जैसे आज ज्योति है क्लास में, आई थिंक ज्योति नो, बाकी लोगों को भी पता हो सकता है, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर। जब हम लोग स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को समझते हैं ना कि भाई कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, सर अगर आपको पैसा मतलब बेसिकली वेल्दी बनना है तो ग्रोथ फार्म ढूंढो, ग्रोथ फार्म जो रिटर्न अर्निंग रखेगा बट अपनी रिटर्न अर्निंग को सही जगह में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और सही जगह में इन्वेस्ट करके आपको टॉप लेवल में लेके जाएगा। जैसे कि इन्फो एज जैसा कंपनी कभी 2000 का हुआ करता था, अभी 6500 का हुआ करता है। जैसे कि डीमार्ट जैसा कंपनी, अरे इन्फो एज है, डीमार्ट है, बहुत सारा है, क्या क्या नाम बताऊं आपको, देखो सर, लेकिन गलत गलत भी हो सकता है। इन्वेस्ट बहुत लोग करते हैं बट अगर इन्वेस्टमेंट सही नहीं हुआ तो, एक बार मैं आपको डीमार्ट समझाता हूँ। डीमार्ट मतलब ये कंपनी है, इसका नाम है सर एक्चुअली, डीमार्ट के नाम से शेयर मार्केट में है, इसका और एक नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। ठीक है, ये हिरानंद आपका क्या बोलते हैं इसको, राधा कृष्णन दमानी का ऑफिस मतलब कंपनी है, राकेश झुंझुनवाला का गुरु माना जाता है। इसका रेवेन्यू है 24,000 करोड़ का रेवेन्यू कमा रहा है अभी आजकल। ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका। इसका भी एक हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में फंडामेंटल्स किए थे। लास्ट 2016 में कंपनी आया, 17 मोस्ट प्रॉब्ली 2017 में आईपीओ आया था 300 का, इसका जब आईपीओ आया था 300 का आया था, सेम डे पे लिस्ट हुआ था 616 में, 300 का शेयर 616, डबल, जस्ट डबल। उस टाइम बहुत लोग बोला था गिर जाएगा, लेकिन सर इसका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग था, इवन जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक, 3-4 महीने पहले हम लोग इसके ऊपर केस स्टडीज किया था क्लास में फिर से, तब इसका स्टॉक प्राइस 2600 समथिंग कुछ चल रहा था, 2700 मोस्ट प्रॉब्ली, अभी भी वो क्लास है मुझे याद है। 4 मंथ्स में इस कंपनी का स्टॉक डबल हो गया सर, 2600 से 5100 एंड स्टिल ग्रोइंग। ज्योति याद है क्या ज्योति? यस सर। तो ये है ग्रोथ बिजनेस, मतलब इनके पास जो रिटेन अर्निंग पोर्शन था, ये अपने रिटेन अर्निंग को बहुत अच्छे से यूज किया। लेकिन सिमिलर और एक बिजनेस है फ्यूचर रिटर्न, बिग बाजार इसी का कॉम्पिटिटर है। इसका तो केस आप लोग ऑलमोस्ट कुछ बात जानते भी हो, हाँ सर, कि रिलायंस पे सेल हुआ है, अमेजन के साथ केस चल रहा है, बट दैट्स ए डिफरेंट इशू। बट अगर आपको मैं इसका बताऊं, ये कंपनी 2016 के आसपास की अगर मैं बात करूं, 16-17 पे 127, उसके बाद इसका ग्रोथ स्टेज चल रहा था। जिस टाइम पे डीमार्ट मार्केट में आया
उससे काफ़ी पहले, थोड़ा सा कुछ दिन पहले ये आया था फ्यूचर रिटेल, और फ्यूचर रिटेल आने के बाद फ्यूचर रिटेल धीरे धीरे ग्रोथ किया, 500 550 तक इसका शेयर गया। बट देखो उसके बाद बिजनेस में प्रॉपर इन्वेस्ट, मतलब सही जगह में इन्वेस्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे इसका शेयर प्राइस 50 रुपया में आ गया, और इसको तो रिलायंस को बेचना पड़ा सर 25,000 करोड़ में, बिकॉज ये जो किशोर बियानी है ना सर, सॉरी राकेश नहीं, किशोर बियानी जो इनका ओनर है मेनली फ्यूचर ग्रुप का, इन्होंने मार्केट में करीब 30,000 करोड़ का इनका लाइबिलिटी हो गया था, तो 25,000 करोड़ तो रिलायंस ने ही इसका दाम दिया। ठीक है, तो ये खेल है, अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं होगा तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, मुझे नहीं पता, अभी आपके सामने ही मैं ओपन कर रहा हूँ, डीमार्ट का डिविडेंड डिसीजंस और फ्यूचर रिटेल का डिविडेंड डिसीजंस कुछ देखते हैं। जस्ट विजिट फाइनेंस, लुक एट सर, लुक एट हियर सर, डीमार्ट का डिविडेंड डिसीजंस क्या बता रहा है, देखो 0 है सर, 0। कुछ दिखाई दिया क्या? स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न, कोई डिविडेंड नहीं दिया इसने। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? मुझे भी नहीं पता था सर, अभी आपको मतलब याद नहीं था, आपके सामने ही मैंने अभी ओपन किया। जो भी हो रहा है ये अभी पैंडोरा बॉक्स की तरह ओपन हो रहा है, इसका कोई डिविडेंड नहीं है। ग्रोथ देखो आप कंपनी का। ज्योति कुछ दिखाई दिया क्या? यस सर। ओके, फ्यूचर रिटेल देखते हैं, चलो कुछ मिलता है कि नहीं। आई डोंट नो इसमें क्या मिलेगा, पर थोड़ा देख लेते हैं। इसका भी लास्ट 4-5 साल में डिविडेंड का कोई डेटा है नहीं, ये भी डिविडेंड नहीं दिया, बट फिर भी मतलब या फिर या तो दिया नहीं या तो डेटा मिसिंग है, मुझे लगता है इसका डेटा मिसिंग है, क्योंकि इसका भी डिस्प्यूट चल रहा है ना सर, आई थिंक उसके कारण कुछ प्रॉब्लम है इसका डेटा। लेकिन हाँ, रिसेंट अगर मैं डेटा बात करूँ तो इसका कोई डीपीएस इसका भी नहीं है, क्योंकि अभी कहाँ से डिविडेंड देगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कहाँ से देगा, तो लॉस मेकिंग चल रहा है अभी, 3,000 3,500 करोड़ का लॉस में हालत में है। ईपीएस देखो 59 पर शेयर का नेगेटिव है, डिविडेंड कहाँ से देगा, प्रॉफिट कर देगा तब ना डिविडेंड देगा, तो इसका तो ऐसा कुछ डेटा मिल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप डीमार्ट का आपने देखा ना कि कंपनी का क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ है, हाँ, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। जब भी कंपनी का एनालिसिस करो फाइनेंशियल लेवल में, फंडामेंटल लेवल में, ये सब आपको बहुत हेल्प करता है। तभी आप जब कंपनी में रहोगे ना, आप एज ए फाइनेंस मैनेजर इसी तरह से कंपनी को हेल्प कर सकते हो, इसी तरह से आप कंपनी को हेल्प कर सकते हो। इसका अर्निंग पर शेयर देखो 16 करके पर शेयर का अर्निंग है, लास्ट ईयर और अच्छा था, इस बार थोड़ा कम हुआ है, उससे पहले 14 का था, उससे पहले 12 का था। प्रॉफिट देखो 1000 करोड़ का नेट इनकम है 21 में, लास्ट ईयर और अच्छा था 1300 करोड़ का, इस बार थोड़ा सा खराब हालत हुआ है कोरोना के कारण। ओके, बोलो सर, क्या समझ आ रहा है डिविडेंड? रियल लाइफ भी और किताबी बात भी। तो डिविडेंड का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, बड़ा फेमस क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस में। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस, एज यू नो दैट वन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑप्शन इज इक्विटी। Equity can be raised externally through issue of equity shares or can be generated internally through return earning। या तो आप अपने प्रॉफिट से बिजनेस को रिटर्न अर्निंग करके पैसा लगा, वो भी इक्विटी है, या फिर आप एक्सटर्नली आईपीओ इशू करके या फिर एफपीओ इशू करके। एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, मतलब ऑलरेडी आपका आईपीओ बहुत दिन पहले आ चुका है, बट आप फ्रेशली कुछ और इशू करना चाहते हो सेकेंड टाइम, तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन। रिसेंटली यस बैंक ने ऐसा किया, जानते हो सर आप लोग? अरे रिसेंटली इस तरह का पैसा मार्केट से यस बैंक ने उठाया, मोस्ट वाली 15,000 करोड़ कुछ ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, बट रिलायंस का यस बैंक का आया था फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ तो आप समझ ही रहे हो। एक कंपनी रिसेंटली आ रहा है सर, रुचि सोया, रुचि सोया, रुचि सोया, रुचि सोया, कहाँ गया ये? दिख रहा है सर? ये कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, कैसे पता?
ये देखो, ये रामदेव बाबा का पतंजलि है ना सर, पतंजलि ने इनको खरीद लिया, रुचि सोया, ये रहा इसका स्टॉक, 1000 करके एक स्टॉक का दाम चल रहा है, बट ये फिर से मार्केट में पैसा उठाने के लिए एक्सटर्नली ऑफर किया। देख रहे हैं सर आप लोग, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑफर करना। रुचि सोया आईपीओ लिखा है, बट एक्चुअली दिस इज एफपीओ, बिकॉज ये ऑलरेडी इस लिस्टेड है। तो जब लिस्टेड कंपनीज मार्केट से पैसा फिर से रेज करना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं सर, एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यहां पर लिखा होगा। रुचि सोया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज। ये जो हमारे देश में जो न्यूट्रिला सोयाबीन वगैरह होता है ना, न्यूट्रिला तेल, न्यूट्रिला सोयाबीन, है ना, कि न्यूट्रिला इनका है, रुचि सोया का। अब लोग क्या लगता है कंपनी कोई, तो समझ रहे हो ना सर, ये सभी यहाँ से है। ये जो पाम तेल वगैरह होता है ना, ये इनका है, न्यूट्रिला सोयाबीन इनका है, ठीक है। द कंपनी इज पार्ट ऑफ पतंजलि ग्रुप, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एफएमसीजी एंड हेल्थ वेलनेस कंपनीज, 99% स्टेक इन द कंपनी। पतंजलि का रुचि सोया में 99% स्टेक है। This is the entire follow on offer. This is not exactly fresh, it's a follow on offer. सेकेंड टाइम कर रहे हैं, फ्रेश इशू करेगा 4300 करोड़ का, 4300 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आ रहा है, ठीक है। अभी भी डेट डिक्लेयर नहीं किया सेबी ने, आई थिंक बहुत जल्दी कर लेगा, ठीक है। रिसेंटली कंपनी का पैट देख सकते हो आप, 7000 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2008 में 5500 करोड़ का लॉस चला गया था, उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल सिचुएशन में चला आया सर, 34 करोड़ का प्रॉफिटेबल, अभी 7000 करोड़ कर दिया। अर्निंग पर शेयर भी जबरदस्त है, बाप रे बाप, 876, मुझे समझ में नहीं आया कैसे आया, बट कभी इसका ईपीएस 17,000 करोड़ का ईपीएस मतलब नेगेटिव था मतलब पर शेयर होल्डर का नेगेटिव था, नेगेटिव अर्निंग पर शेयर, नेगेटिव अर्निंग, वहां से 104, अभी 876, पता नहीं क्या है इसका हिसाब, देखना पड़ेगा सर, बट जो भी है एज पर एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। वट एवर इज देयर इज एज पर एनुअल रिपोर्ट। बाकी सच्चाई जांच करने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि कितना सही है कितना गलत है। ऐसे सेबी इसको देखता है तभी डिक्लेयर करता है, पर फिर भी आपका पैसा है, जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, डिटेल्स जांच करने का ताकत, नॉलेज आपके दिमाग में रखो, किसी के कहने पे नहीं। तो आप इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हो एक्सटर्नली, अगर इंटरनल लेते हो तो उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। बट वेदर टू रिटेन और डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द डिसीजंस, है ना, क्या रिटेन करोगे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आईटीसी की तरह, डिसीजंस पे डिपेंड करते हैं। फर्दर देखो सर, डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई बुराई नहीं है, हमेशा बिजनेस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो शेयर होल्डर का साथ चाहिए। तो जब शेयर होल्डर का साथ चाहिए ना, कि वो आपका साथ ना छोड़े, है ना, वो ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे टाइप, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, सुने हो ना गाना, अरे शेयर होल्डर के साथ कंपनी का कुछ ऐसा ही रिलेशन है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ठीक है। तो जब आपको प्रॉपर एवेन्यूज नहीं मिलता कि भाई कहाँ पैसा डाले, कहाँ से ग्रोथ करे, तो इट्स बेस्ट कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो और शेयर होल्डर का भरोसा अपने पास रखो। लेकिन वही कर पाता है जो एक प्रॉफिटेबल रेंज में रहता है, जस्ट लाइक आईटीसी। बिजनेस में बहुत हाईफाई ग्रोथ नहीं है, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट है सर, प्रॉफिटेबल कंपनी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। मतलब करंट एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रॉफिट देता है, तभी कंपनी डिविडेंड दे सकता है, ठीक है। हाईफाई ग्रोथ नहीं दे पाता, बट जितना है बैलेंस्ड है, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? हेलो, माथाয় ঢুকছে কি ঢুকছে না, बोलो सर। कोई है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बट वेदर टू रिटेन और डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, ये डिसीजंस है। फर्दर पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फंड्स, अगर आप कैश डिविडेंड देते हो फंड कम हो जाएगा। रिक्वायर्ड टू फाइनेंस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, thereby restricting its financing options. In this backdrop, the decision is based on the following: whether the organization has opportunities in hand to invest in amount of profits, if return, अगर रिटर्न करेगा तो क्या पैसा कमा सकते हो मार्केट से, लाइक रिलायंस, लाइक डी मार्ट, हाँ, रिटर्न करने में कोई मना नहीं है, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। When whether the return on such investment, हाँ बोलो बोलो सर। বলছি ডিভিডেন্ড কাইন্ডেও দেয় নাকি? नहीं, बेसिकली इसको कैश डिविडेंड बोलते हैं।
काइंड डिविडेंड एग्जैक्टली कुछ ऐसा होता नहीं, ठीक है। मतलब पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड का मतलब एक्चुअली कंपनी अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उसी को कैश डिविडेंड बोल रहे हैं, ठीक है। काइंड में डिविडेंड ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। कैश में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसलिए उसको कैश डिविडेंड बोल रहे हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फंड्स, जो फंड्स है आपका वहां से कैश निकल जाता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। आगे आगे और बताऊंगा, रुक जा, बहुत सारा चीजें हैं। तो whether organization has opportunity in hand to invest in the amount of profit if retained, or whether the return on such investment will be higher than the expectation of shareholders। मतलब रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्या वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है शेयर होल्डर्स का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड दूसरा बड़ा पॉइंट है सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजंस, कि अगर कंपनी अपना वेल्थ को बढ़ाना चाहता है तो इन दैट केस डिविडेंड पे आउट रेशियो, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये डिविडेंड पे आउट का मार्केट में बहुत चर्चा होता है। अंडर दिस हेड वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना अमाउंट करें, इसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो इन रिलेशन टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। करेंट मार्केट में शेयर का जो दाम है उसके हिसाब से डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो, ये वाला पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है? मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस में करेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसा है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। जैसे कि अभी हम लोगों ने मार्केट में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देखा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, चलो आईटीसी का देखते हैं, जो अभी हम लोग देख रहे थे, डिविडेंड यील्ड, यस, क्या आपको दिख रहा है डिविडेंड यील्ड? हाँ, या फिर मुझे यहाँ पर कहीं पर दिखा था डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट, यस, ये देखो डिविडेंड यील्ड मतलब 4.49%। कैसे मिला 4.49? अरे ये 4.49 कैसे आया? करंट शेयर प्राइस मार्केट में कितना है 239.50, डिविडेंड पर शेयर में कितना दिया 10.75, तो 10.75 डिवाइडेड बाई 239.50 इंटू 100 करके देख। हेलो, ये करके देखो, समझ में आ जाएगा। 10.75 डिवाइडेड बाई 239.5 इंटू 100, 4.49 आया क्या? हेलो, ऐसे इसको डिविडेंड यील्ड बोलते हैं, ठीक है। मतलब कितना डिविडेंड करंट प्राइस के हिसाब से यील्ड करने का क्षमता इस पर्टिकुलर स्टॉक में है, ठीक है सर। ये एक बिजनेस के बारे में आपका सोच है। अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देता है तो क्या वो खराब बात है? नहीं, ऐसा भी बात नहीं। बट हाँ, डिविडेंड यील्ड देख के आप कंपनी का स्ट्रांगनेस जरूर फील कर सकते हो। मतलब अगर कंपनी डिविडेंड दे सकता है इसका मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है। मतलब अगर उसके पास अच्छा खासा पैसा है तो आपका पैसा भी सेफ है, क्या रे? ऐसा फीलिंग कर सकते हैं ना। ये जो फीलिंग आपको दिया मैंने, कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस कंपनी ने आपको अच्छा खासा डिविडेंड दिया, ठीक जैसे मैं आईटीसी के बारे में तब से बात कर रहा हूँ, लुक एट द आईटीसी का इनकम। आईटीसी 2021 में इसका नेट इनकम देखो 13,000 करोड़ का इनकम, 13,000 करोड़। लास्ट ईयर और था 15,000 करोड़ का। एसेट क्लास भी बहुत हाई फाई है, तो ये आप आराम से भरोसा कर सकते हो कि भाई ये कंपनी के पास पैसा है। इट्स अ कैश रीच कंपनी। क्या है? कैश रीच कंपनी। 21 में ही 13,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। रिलायंस का क्या बात है? रिलायंस का फाइनेंशियल्स 21 में रिलायंस 49,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ग्रोथ देख रहे हो, 39 से 49, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया एक साल में। इसका बिजनेस ही ऐसा है, इसका बिजनेस ही ऐसा है। मैं किसी भी कंपनी को दिन में दे सकता हूँ, बट सब कुछ कंपनी को लेके पागल हो जाऊंगा, इसलिए सबके बारे में बात नहीं कर पा रहा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजंस, इट्स अ बिग डिसीजंस। डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड, ठीक है, इन रिलेशन टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। बिकॉज ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस एंड अनसर्टेनिटी। मार्केट इम्परफेक्ट है, मार्केट इज नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट। अनसर्टेनिटी, पता नहीं कल क्या होगा, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, है ना सर। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
मार्केट एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तभी तो म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट में बताते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ओके, तो इसीलिए मार्केट है, अनसर्टेन है सर। शेयर होल्डर्स गिव्स हायर वैल्यू, अनसर्टेन इसलिए है बिकॉज मार्केट में किस बिजनेस का कब चलेगा, किसका डिमांड कब होगा, ये एक सिनारियो होता है। शेयर होल्डर्स गिव हायर वैल्यू टू नियर डिविडेंड्स देन फ्यूचर डिविडेंड्स। शेयर होल्डर जो होते हैं ना, वो अभी जो डिविडेंड मिलेगा उसको ज्यादा कदर देता है, फ्यूचर में क्या मिलेगा उसको उतना नहीं। एंड कैपिटल गेन्स, पेमेंट डिविडेंड्स इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर्स। अगर कोई कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करता है ना, तो उसका शेयर प्राइस में उसका अच्छा इन्फ्लुएंस आता है। हायर डिविडेंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी अच्छा डिविडेंड देता है तो कंपनी का शेयर का वैल्यू बढ़ता है। लो डिविडेंड का होता है शेयर का वैल्यू को गिरा देता है, मतलब वो कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो प्रॉपर बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन दीज टू अप्रोचेस। क्या और भी एक चीज होता है सर, स्टॉक मार्केट क्लास में बताता हूँ कि कंपनी डिविडेंड देता है ना, जैसे ही कंपनी डिविडेंड दिया स्टॉक प्राइस पहले ना गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट से कंपनी का कैपिटल चला जाता है ना, तो जो लोग ग्रोथ सोच के होते हैं ना, वो लोग स्टॉक के बारे में थोड़ा खराब सोच लेते हैं, सेल करके निकल जाते हैं। तो कई बार डिविडेंड देने के बाद स्टॉक प्राइस में आपको डिक्रीज दिखता है कि शेयर प्राइस गिर जा रहा है, बिकॉज जो डिविडेंड का पार्ट है वो कैपिटल का पार्ट है, और कैपिटल कम हो जाएगा मतलब बिजनेस का फ्यूचर को लेकर चिंता पड़ जाता है। जो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं उनको चिंता है। लेकिन अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करता है, हायर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करता, तो कुछ लोग ऐसे, कुछ शेयर होल्डर सोचते हैं क्या पता कंपनी के पास पैसा है कि नहीं। ठीक है, सभी चीज इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो ना। इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये टू अप्रोचेस के बीच में फाइनेंस मैनेजर को या बिजनेस मतलब एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ेगा। When the firm increases return earning, shareholders dividend decreases and consequently market price is affected, है ना। ये भी एक पॉइंट है। लेकिन आजकल ना ग्रोथ वाले ये गलत, जैसे डीमार्ट, डीमार्ट डिविडेंड नहीं दिया, क्या उसका शेयर प्राइस गिरा है? अरे डीमार्ट का डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड आपने देखा डीपीएस 0 है, तो क्या उसका शेयर प्राइस गिरा है? उल्टा डे बाय डे बढ़ता गया। तो डिपेंड करते हैं अप्रोच पे, बहुत सारे अप्रोच है। तो यूज ऑफ रिटेन अर्निंग टू फाइनेंस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्यूचर अर्निंग पर शेयर। यस, अगर रिटेन अर्निंग यूज करके बिजनेस का प्रॉफिट होता है तो फ्यूचर में अर्निंग पर शेयर जबरदस्त होता है। दिस इज बिकॉज shareholders expect that profitable investment made by the company may lead to higher return in the future। तब जैसे डीमार्ट में हुआ है, फ्यूचर में इसका शेयर बढ़ गया, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। तो कभी डिविडेंड देना अच्छा, कभी डिविडेंड ना देना अच्छा, देखना पड़ता है कंपनी टू कंपनी। अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना पड़ता है आपके बिजनेस के बेसिस पे। ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज इन डिविडेंड्स में कॉज द फर्म टू फॉरगो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आज डिविडेंड दे दोगे ना, तो कल इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, बिकॉज आप प्रॉफिट बांट दिए, प्रॉफिट बांटने के बाद पैसा नहीं रहेगा। तो फॉर लैक ऑफ फंड्स देयर बाय डिक्रीज द फ्यूचर अर्निंग पर शेयर, फ्यूचर में ईपीएस गिर जाएगा। Thus, management should develop a dividend policy which divides net earning into dividends and return earning in an optimum way। ऐसा करो कि ऑप्टिमम हो, मतलब सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। कैसे करता है सर? बहुत ही टफ डिसीजन है। तो यही तो है फाइनेंशियल डिसीजन। तभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, जिनको फाइनेंशियल दिमाग अच्छा है ना, करोड़ों में रखता है कंपनी, करोड़ों में रखता है। क्यों जानते हो? सर बिग डिसीजन मेकिंग, दे आर बिग डिसीजन मेकर, तभी चार्टर्ड सीएमए का इतना वैल्यूएशन हो जाता है। क्यों? बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, दे हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, दे हैव टू अंडरस्टैंड द फाइनेंस, दे हैव टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स, तभी जाके। जिंदगी और कुछ भी नहीं, नॉलेज की खेला है और फ्यूचर फोकस्टिंग का खेला है। Such a policy will be influenced by investment opportunities available to the firm and value of dividend as against capital gains to shareholders। कितना तरह का डिविडेंड होता है? चल, मौसमी पूछ रहा था, आ ही गए। देख मौसमी, तेरा सवाल का जवाब, इसलिए मैं बोला रुक जा, बहुत कुछ बताना है। The dividend can take any of the following forms depending upon some factors that will be discussed later। जैसे कैश डिविडेंड, इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कैश हियर मींस कैश, चेक, वारंट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर टू डायरेक्टली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स। आजकल क्या होता है ना, डायरेक्टली आपके अकाउंट में हिट हो जाता है, बट नॉट इन काइंड, नॉट इन काइंड, काइंड में नहीं होता। स्टॉक डिविडेंड होता है, जैसे बोनस शेयर्स भी बोलते हैं। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन ल्यू ऑफ कैश डिविडेंड्स।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन लिeu ऑफ कैश डिविडेंड्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये नॉर्मली एग्जिस्टिंग वालों को मिलता है. व्हेन कंपनी इशू फर्दर शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट कंसिडरेशन, बदले में कुछ नहीं लेता, दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर्स. मतलब अगर किसी के पास 10 शेयर्स हैं, कंपनी ने बोला कि 1:1 केसेस में बोनस बांटेगा, तो 10 के बदले और 10 मिल जाएगा. आप पहले 10 शेयर होल्ड करते थे, अभी आपके पास 20 शेयर्स आ जाएगा. सर कंपनी ऐसे ही दे देता है क्या? अरे कंपनी इतना बोका नहीं है. 10 शेयर्स का वैल्यू अगर 100 करके कितना था, 1000 वैल्यू था आपका, अभी 20 शेयर्स का वैल्यू 5% करके, मतलब बेसिकली 10 शेयर्स 100 शेयर्स 10 करके 1000, अभी क्या कर देगा 5 शेयर्स, मतलब एक्चुअली प्राइस वही रहेगा, तो क्या कर देगा 10 था, अच्छा 5 का था, एक सेकेंड, 10 शेयर्स 100 करके 1000, वैल्यूएशन 1000 ही होगा, बट 10 के बदले अभी 5 हो जाएगा, या फिर 5 के बदले 10 हो जाएगा. पहले 5 शेयर था 200 टका करके, ठीक है, तो 1000 था, अभी 5 की जगह 10 हो जाएगा, 200 का शेयर 100 हो जाएगा. समझे सर? 200 का शेयर्स बिकम 100, 5 शेयर्स बिकम 10, तो बोनस शेयर्स हो गया इसको. 5 शेयर था, अभी 10 शेयर्स हो गया, डबल 1:1, 5 के बदले 5, ठीक है, तो 5 के बदले 5 मतलब 10 शेयर्स, लेकिन अभी शेयर प्राइस हो जाएगा 100. दिस इज कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस. एक्चुअली क्या करता है कंपनी, स्टॉक को स्प्लिट कर देता है. स्प्लिट मतलब फेस वैल्यू गिरा देता है. फेस वैल्यू अगर 10 का था तो अभी 5 का हो जाएगा, तो फेस वैल्यू 10 के 5 से हो जाए ना, तो मार्केट प्राइस भी 200 से 100 हो जाएगा. कुछ समझे? लेकिन मेन वैल्यूएशन में चेंजेस नहीं करता है. तो कुछ लोग ऐसा क्यों करता है, आपके मन में सवाल आ सकता है. तो इसको बोलते हैं बोनस शेयर्स. इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स to existing shareholders. When the company issues further shares to its existing shareholders without any consideration, yes, no money will be charged from you. It is called bonus shares. Such shares are distributed proportionately, thereby retaining proportionate ownership of the company. If a shareholder owns 100 shares at a time, when 10% dividend is declared, he will have 10 additional shares, thereby increasing the equity shares capital and reducing reserve and surplus. The total net worth is not affected by the bonus issue. Yes, मैं बोला ना आपको, वैल्यूएशन चेंज नहीं होगा, नेट वर्थ में कोई चेंजेस नहीं आता है बोनस इशू. ठीक है, समझे सर? स्टॉक डिविडेंड जब कंपनी देता है तो उसको कुछ बेनिफिट होता है. क्या बेनिफिट? देयर आर मेनी एडवांटेजेस बोथ टू शेयर होल्डर्स एंड टू कंपनी. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर हियर. रिसेंटली बहुत सारा स्टॉक कंपनी ने किया ऐसा. एक याद आ रहा है सर, IRCTC. किसको पता है IRCTC? ज्योति को पता है सर? यस सर. रिसेंटली जो IRCTC स्प्लिट किया ना सर, हाँ सर. IRCTC का एक शेयर का प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट 1600-1700 के आसपास. स्टॉक ना स्प्लिट कर दिया, मतलब जस्ट हाफ हो गया, 1800 का शेयर 900 में आ गया. ऐसा क्यों करता है? वही तो दिखा रहे हैं आपको. स्प्लिट करते बोनस दे देता है. और कई बार ऐसे होते रिटेल पार्टिसिपेंट्स को, मतलब जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि शेयर सस्ता हो गया. जिनको फंडामेंटल्स नहीं पता, वो क्या सोचेगा, अरे भाई IRCTC खरीद ले, बहुत सस्ता चल रहा है, पता है ना लास्ट मंथ 1800 चल रहा था. वैसा बोलेगा कि पता है ना लास्ट मंथ 1800 चल रहा था, 900 चल रहा है, फिर से खरीद, फिर से 1800 में जाएगा. अब देखो फिर से 1800 में जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो फ्यूचर बताएगा, बट आज सस्ता करने से कुछ लोगों को लगता है, रिटेल वाले को, रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो ट्रेडर वगैरह हैं, दे फील दैट मे बी स्टॉक विल बी गुड, सो दे विल इन्वेस्ट मोर इन द कंपनी. ये थोड़ा घुमा के नाक दिखाने का सिस्टम है, बट इट्स एकदम जायज है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नेट वर्थ में कोई चेंजेस नहीं आता. नो चेंज. ओके, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेनिफिट देख लो. शेयर होल्डर्स का बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट. एट प्रेजेंट देयर इज नो टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी. ठीक है. पॉलिसी ऑफ पेइंग फिक्स्ड डिविडेंड्स पर शेयर, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, टैक्स के क्लास में मैं बताता हूँ. ठीक है, लेकिन अभी यही है. पॉलिसी ऑफ पेइंग डिविडेंड्स पर शेयर एंड इट्स कंटिन्यूएशन इवन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड विल इंक्रीज टोटल कैश डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर्स इन फ्यूचर. हाँ, फ्यूचर में आपका डिविडेंड बढ़ जाएगा, बिकॉज फ्यूचर में जब कंपनी फिर से डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, अभी आपके पास 10 शेयर्स हैं और कभी भी मानो डिविडेंड डिक्लेयर करता है पर शेयर में
10.75, लेकिन फ्यूचर में अगर 10 के बदले आपका 20 शेयर्स हो गया और कंपनी फिर से 10.75 डिविडेंड डिक्लेयर करता है, तो अभी आपका अर्निंग जो है फ्यूचर में अर्निंग बढ़ जाएगा, तो फ्यूचर में शेयर होल्डर को बेनिफिट है, करेंटली नो बेनिफिट, क्योंकि फ्यूचर में आपका शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा। इसलिए कंपनी के लिए क्या है, कन्वर्जन ऑफ कैश फॉर मीटिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कंपनी का जो कैश है ना वो बच जाएगा, किसी को कैश नहीं देना पड़ा, तो फिर कंपनी अपना कैश को इन्वेस्टमेंट में लगा सकता है। लोगों को लगा कि भाई हमें तो शेयर मिल गया, हम उसी से खुशी मनाते हैं। क्या सर, समझे? बुद्धि देखा आपने? अरे क्या आप कंपनी का बुद्धि समझ रहे हो? लोगों को शेयर देके, स्टॉक देके खुश कर दिया। इन्फोसिस ऐसा बहुत बार किया है, लेटेस्ट में इन्फोसिस ऐसा बहुत बार किया है, मेरे को भी मिला है, ठीक है, इन्फोसिस से मिला, मेरे को रिलायंस से भी एक बार मिला था, ठीक है, इंडिया बुल मोस्ट ऑफ एक बार दिया था, याद नहीं आ रहा है। सुइटेबल इन ईज ऑफ कैश डिफिशियंसी एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लेंडर्स टू पे कैश डिविडेंड्स, ठीक है, बस यही है। इसका कुछ लिमिटेशंस भी है शेयर होल्डर्स के लिए। अगर स्टॉक डिविडेंड देता है तो शेयर होल्डर्स के लिए क्या लिमिटेशंस है, देखो, स्टॉक डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर आप कंपनी का 1 करोड़ होल्ड करते थे तो आपका वेल्थ 1 करोड़ ही रहेगा, एंड देयरफॉर इट वाज नो वैल्यू फॉर देम। दिस इज बिकॉज द डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड इज अ मेथड ऑफ कैपिटलाइजिंग द पास्ट अर्निंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड इज अ फॉर्मल वे of recognizing earning which the shareholders already own. It merely divides the company's ownership into a large number of share certificates. बस यही है। James Portfield regards stock dividend as a division of corporate pie into a larger number. मतलब केक वही है, बस उसको अलग, मतलब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। केक का साइज नहीं चेंज होता है, बस केक को थोड़ा कटिंग करके ज़्यादा कर दिया जाता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीसेस। स्टॉक डिविडेंड डज नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा और स्पेशल बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो जाता है। His proportionate ownership in the company does not change at all. Stock dividends creates favorable psychological impact on the shareholders and is greeted by them on the ground that it gives indication of company's growth. ठीक है, बस यही है। इसको लगता है बट ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है। ये है स्टॉक डिविडेंड। ये स्टॉक मार्केट क्लास में भी मैं बहुत डिटेल्स में समझा कर रखता हूँ और फिर से आपको बताया। कंपनी के लिए क्या है, स्टॉक डिविडेंड आर मोर कॉस्टली टू एडमिनिस्टर देन कैश डिविडेंड। इसको मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में काफ़ी दिमाग वाला है, मतलब यहाँ पर CA CS CMA का बहुत बड़ा एरिया होता है, इसको पास कराना, मीटिंग करना। इट्स अ डिसएडवांटेजेस इन पीरियडिक स्मॉल स्टॉक डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एज अर्निंग्स। ऑल्सो कंपनीज हैव टू पे टैक्स ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यस, डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी को टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो ये इसका लिमिटेशंस भी रहा। हर चीज़ का अपना लिमिटेशंस भी। अब कंपनी देखता है कि किसमें प्रॉफिट हो रहा है किसमें नहीं, इसके ऊपर बेस करके कंपनी डिसीजंस लेता है। अच्छा, रिटर्न अर्निंग एंड ग्रोथ आपको मैं बता दिया। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अलग अलग जो डिविडेंड डिसीजंस का थ्योरीज है ना सर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बाकी डिविडेंड के बारे में जो मेन एरिया था मैं आपके साथ ऑलरेडी बात कर लिया, बस नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट थ्योरीज करेंगे ना, आपको पूरा समझ आ जाएगा सर। बताओ सर, क्या समझ में आया डिविडेंड? यस सर। ओके, यस नोट्स शेयर कर देता हूँ। विशाल क्लियर है? बोल। यस एकदम सर, प्योर प्रैक्टिकल मैटर है सर। ठीक है, मैं नोट शेयर कर देता हूँ आपको, आप ज़रूर गो थ्रू करो और नेक्स्ट क्लास में वो MM गॉर्डन वाल्टर इसका कुछ कैलकुलेशंस वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, फिर गुड नाइट सबको। बाय सर। गुड नाइट सर। टाटा सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।